चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले भारत अभी न्यूक्लियर रेस में पीछे पड़ने लगा है। इसी साल के अंत तक इंडियन नेवी को विशाखापट्टनम क्लास की पहली डिस्ट्रॉयर डिलीवर होने वाला है, जो कि अब तक का सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर होने वाला है। म्यांमार की तरफ से भी भारत के ऊपर कुछ सीरियस एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। चाइना की तरफ से भी भारत के साथ फर्दर डिसएग्रीमेंट को करने के लिए एक अलग ही प्रपोजल दिया जा रहा है और अंत में भारत की एक बहुत ही पुरानी शिपयार्ड को अभी दोबारा से रिस्ट्रक्चर करने का प्लान किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट न्यूक्लियर वेपन्स को लेके। अभी हाल ही में सिप्री की तरफ से अपनी नई रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, जिसमें लगभग पूरे दुनिया भर के जितने भी न्यूक्लियर पावर मौजूद हैं उन सभी की न्यूक्लियर वॉरेड की स्ट्रेंथ को एक चार्ट में दिखाया गया है। अब पहले भी ये चार्ट कई बार निकाला जा चुका था, लेकिन पिछले साल और इस साल की चार्ट में कुछ खास चेंजेस नोटिस किए गए हैं। और अभी सिप्री की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद है और रशिया के पास अभी कुल मिलाकर 6255 वॉरहेड मौजूद है। यूएस के पास लगभग 5550 वॉरहेड मौजूद हैं। चाइना के पास 350 के आसपास और पाकिस्तान के पास 165 वॉरहेड मौजूद है। जबकि भारत की बात करें तो भारत के पास कुल मिलाकर 156 वॉरहेड मौजूद होने की खबर बताई गई है। इसके अलावा फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225, इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 40 से 50 के बीच वॉरहेड मौजूद हैं। और पिछले कुछ सालों में सिर्फ रशिया और यूनाइटेड स्टेट को छोड़ के बाकी सभी देशों की तरफ से न्यूक्लियर वॉरहेड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया गया है। और अभी चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास भारत के मुकाबले भी ज्यादा वॉरहेड मौजूद हो चुके हैं। अब यहाँ पर किसी भी न्यूक्लियर वॉर के सिनारियो में ये भारत के लिए काफी चिंताजनक बात बन सकता है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर वॉर होना बहुत ही मुश्किल है और न्यूक्लियर वॉरहेड को बनाने से ज्यादा इसकी डिलीवरी प्लेटफॉर्म काफी मायने रखता है, जो कि चाइना के पास तो मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान इसमें अभी काफी वीक है। पाकिस्तान के पास अभी कुछ सिर्फ गिने चुने लैंड बेस्ड लॉन्च प्लेटफॉर्म मौजूद है जो कि न्यूक्लियर वेपन को डिलीवर कर सकते हैं, जबकि भारत के पास अभी पूरी न्यूक्लियर ट्रायड मौजूद है। यानी कि भारत पर अगर न्यूक्लियर हमला किया जाता है तो उसके बाद हम काउंटर अटैक के तौर पर बाय एयर, बाय लैंड और बाय वाटर भी न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अग्नि 5 मिसाइल के इंडक्शन के साथ हम लगभग 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकते हैं। और इसके अलावा अरिहंत क्लास के सबमरीन में मौजूद K-15 मिसाइल अभी लगभग 750 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं। और आगे चल के इसी क्लास की जो नए एडवांस सबमरीन बनाए जा रहे हैं वो लगभग 4000 से 5000 किलोमीटर तक मार करने वाले K सीरीज की मिसाइल को कैरी करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। और अभी इंडियन नेवी को लेके दो मजेदार अपडेट सामने आए हैं। अब सबको याद होगा कोलकाता क्लास की डिस्ट्रॉयर्स के बाद इसके सक्सेसर के तौर पर विशाखापट्टनम क्लास की डिस्ट्रॉयर्स को बनाना शुरू किया गया था। इस तरीके की टोटल 4 डिस्ट्रॉयर अभी बनाए जा रहे थे, जो कि अब तक इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन डिस्ट्रॉयर होने वाले हैं। INS विशाखापट्टनम की बात करें तो अभी इसका सी ट्रायल चल रहा है और अभी इसी क्लास की बाकी 3 शिप यानी कि INS मुर्मुगांव, INS इम्फाल और INS पोरबंदर की अभी कंस्ट्रक्शन अलग अलग स्टेज में चल रही है। मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से अभी ये ऑफिशियली बता दिया गया कि आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर ही INS विशाखापट्टनम को इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा। हाल ही में INS राजपूत को भी डिकमीशन किया गया था और अभी ये शायद उसको रिप्लेस करने वाला है, लेकिन ये उसके मुकाबले काफी एडवांस होने वाला है। इसमें टोटल 32 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब मौजूद होने वाले हैं, जिसमें बैरिकेड सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा और साथ ही एडिशनल 16 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब भी मौजूद होंगे, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल को इक्विप किया जाएगा। इसके अलावा भी और भी इसके बहुत सारे खूबियां जो कि फिलहाल डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसके अलावा मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से अभी इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक एक और स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को भी इंडियन नेवी को डिलीवर करने की बात की गई है। हाल ही में ही फरवरी के महीने में ही इंडियन नेवी को स्कॉर्पियन क्लास की तीसरी सबमरीन INS करंज को डिलीवर किया गया था और अभी इसी स्टैंडर्ड की 4th वेसल यानी कि INS वेला को भी इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही डिलीवर करने की बात की गई है। और अभी INS विशाखापट्टनम की बात करें तो मझगांव डॉक लिमिटेड का कहना है कि इसको ओरिजिनली इसी साल की मार्च तक ही नेवी को डिलीवर करना था, लेकिन बीच में चाइनीज दैत्य की वजह से जो हाइपिंग हो गया था उस सिचुएशन की वजह से इसके सी ट्रायल वगैरह 4 महीने डिले हो गए हैं और अभी इसको 7 सितंबर से अक्टूबर के बीच इंडियन नेवी को डिलीवर किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है।
अब इंडियन आर्मी की तरफ से कल ट्वीट किया गया था कि अभी उन्होंने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक ट्रायल कंडक्ट कर लिया है। अब वैसे तो ये चीज आप सब जानते होंगे और कई बार आप सब ने देखा भी होगा, लेकिन ये जो टर्म है शायद इसको आप में से ज्यादातर लोग पहली बार सुन रहे होंगे। तो जैसे कि पहले भी आपने देखा होगा, जब भी टैंक्स या किसी आर्मर्ड व्हीकल को बॉर्डर पर ले जाने की नौबत आती थी तो उनको ट्रेन के जरिए वहां पे ट्रांसपोर्ट किया जाता था और ये सबसे आसान और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका होता है जिससे हम कम से कम समय के अंदर ही आर्मर्ड यूनिट्स को बॉर्डर के करीब वहां पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। स्पेशली जो टैंक्स होते हैं उनको बॉर्डर में ले जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से इंडियन रेलवेज की तरफ से एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को भी सेटअप किया जा रहा था, जिससे जरूरत पड़ने पर हमारे आर्मर्ड यूनिट्स को कम से कम वक्त के अंदर ही बॉर्डर तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। तो अभी इसी के ट्रायल को कंडक्ट किए गए थे और इसमें शायद अर्जुन टैंक को लोड करके टेस्ट किया गया था, जो कि वर्तमान इंडियन आर्मी की सबसे बड़े और सबसे हेवी टैंक है। तो अगर इनको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकता है तो T90 या T72 जैसे टैंक को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। आप सबने पहले भी एक चीज को नोटिस किया होगा कि चाइना अभी तिब्बत रीजन में और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उसके साइड में वो आके लगातार बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे थे और रेल और रोड नेटवर्क को बिछाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो भी इसी वजह से ये सब कर रहे थे। और गलवान हादसे के दौरान आपने देखा होगा कि किस तरीके से चाइना की तरफ से लद्दाख रीजन में रैपिड मूवमेंट किया गया था और अभी हम भी उसी तरीके की मूवमेंट को कर सकते हैं। लेकिन अभी ये तो शुरुआत है और आगे चल के हमारे जितने भी सेंसिटिव एरिया मौजूद हैं वहां पर ऐसे नेटवर्क को बिछाया जाने वाला है। अगला अपडेट भारत और म्यांमार को लेकर है। म्यांमार में अभी काफी हंगामा चल रहा है और वैसे उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं क्योंकि उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन अभी पहली बार म्यांमार की एक एक्टिविस्ट ग्रुप जिसका नाम जस्टिस फॉर म्यांमार है, उनकी तरफ से भारत के एक टॉप डिफेंस कंपनी के ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये म्यांमार की कॉफ रिजीम को अभी मिलिट्री इक्विपमेंट को सप्लाई कर रही है। इस ग्रुप का नाम जस्टिस फॉर म्यांमार है, यानी कि इसको शॉर्ट में JFM बताया जा रहा है और उसका कहना है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से भी म्यांमार रिजीम को रडार्स और अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को सप्लाई किया जा रहा है। JFM की स्पोक पर्सन के स्टेटमेंट के मुताबिक भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से अभी म्यांमार रिजीम को 7 शिपमेंट भेजा जा चुका है, जिसमें रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, रडार वीडियो एक्सट्रैक्टर रिसीवर्स, VHF कम्युनिकेशन सिस्टम, ग्राफिक प्रोसेसर, वर्क स्टेशन, सर्वर के साथ साथ बैटरी पैक भी शामिल है। अब मे भी ये जितने भी सिस्टम अभी म्यांमार को VL की तरफ से डिलीवर किया गया होगा, ये सारे डील पहले ही साइन किए गए होंगे और इसी वजह से VL की तरफ से अभी इनको डिलीवर किया जा रहा है। और पिछले साल भी म्यांमार के साथ कुछ डिफेंस डील साइन होने की बात सामने आई थी, लेकिन यहाँ पर JFM की तरफ से अभी VL के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो अभी अपने फायदे के लिए म्यांमार रिजीम को सपोर्ट कर रहे हैं और इक्विपमेंट वगैरह सप्लाई कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस बात को लेके VL की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया, जो कि मेरे हिसाब से VL की तरफ से दिए जाने वाले किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद ही पूरी तरीके से क्लियर हो सकता है। अगला अपडेट एक नए सीपेड को लेके है। वैसे ये नया नहीं, काफी पुराना सीपेड है जिसे अभी मॉडर्नाइज करने का प्लान किया जा रहा है। सोमवार को हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर फिरहाद हकीम शालीमार सीपैड की विजिट पर गए हुए थे और मुझे लगता है कि ये नाम आप में से बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि आज तक हमारे जितने भी मेजर नेवल वेसल को बनाया गया है वो या तो गोवा सीपैड लिमिटेड में, हिंदुस्तान सीपैड लिमिटेड में, कोचिन सीपैड लिमिटेड में, GRSC में या फिर मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन अभी हम शालीमार सीपैड के बारे में बात करने वाले हैं। ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है और इसको GRSC की एस्टेब्लिश होने के काफी पहले ही शुरू किया गया था और यहाँ पर अब तक लगभग 600 के आसपास वेसल बनाए जा चुके हैं। हमारी ईस्ट कोस्ट की बात करें तो ये पहले ही ईस्ट कोस्ट का एक बहुत ही बड़ा शिप रिपेयरिंग यूनिट हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये डाउन होता गया और 80s के बाद जब धीरे धीरे नए नए शिपयार्ड बनने लगे थे तो ये बीच में कहीं खो गया था। लेकिन अभी इसको दोबारा रिवाइव किया जा रहा है और इसमें अब एक ड्राई डॉक फैसिलिटी को भी सेटअप करने की बात की गई है। इसके अंदर अब एक IS ऑफिसर को चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा और आगे चल के इसको कम्प्लीटली बदलने की प्लानिंग किया जा रहा है ताकि यहाँ पर भी आगे चल के नेवल वेसल को बनाना शुरू किया जा सके। क्योंकि अगर हमको ग्लोबल लीडर बनना है तो आगे चल के हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को मजबूत करना काफी जरूरी है और ये बात चाइना पहले से अच्छी तरीके से समझता था, जिस वजह से चाइना की तरफ से सबसे पहले एक मजबूत शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को बनाने की कोशिश की गई थी और अभी भी उनके पास US के मुकाबले ज्यादा वेसल मौजूद है और आगे चल के मे भी 2040 तक वो पूरी तरीके से US को पीछे छोड़ के दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फ्लीट बनने वाले हैं। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेकर और अभी चाइना की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फर्दर डिसएंगेजमेंट को करने के लिए भारत को कुछ मैसेज दिया गया है।
अब तक तो 11 बार बॉर्डर मीटिंग को अरेंज किया जा चुका है, जिसमें से आखिरी बार जो मीटिंग हुआ था उसको 9 अप्रैल को अरेंज किया गया था। और उसके बाद चाइना की तरफ से कुछ अजीब सी हरकतें की गई थी जो कि सही नहीं लग रहा था। लेकिन अभी आज फिर से चाइनीज मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि चाइना की तरफ से अभी हॉट स्प्रिंग सेक्टर में और गोगरा सेक्टर से डिसएंगेजमेंट को करने के लिए भारत के साथ बातचीत करने की प्रस्ताव दिया जा रहा है। लेकिन इस बार वो डिवीजन कमांडर लेवल की मीटिंग को अरेंज करने की बात कर रहे हैं। और इससे पहले जो मीटिंग हुआ करते थे वो कॉप कमांडर लेवल में हुआ करते थे, जिसको लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर लीड करते थे। लेकिन इस बार जो मीटिंग होने वाली है उसको मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर लीड करने वाले हैं। चाइना की तरफ से दिए गए प्रपोजल के मुताबिक इस बार हॉट स्प्रिंग और गोगरा सेक्टर को लेकर बातचीत किया जाएगा और इसमें दोनों तरफ से बहुत ही कम लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और अभी चाइना का ये कहना है कि जो डिवीजन लेवल की कमांडर मीटिंग होने वाली है इसमें दोनों ही तरफ से कोई सोल्यूशन निकाल लिया जाएगा, जिसके बाद आगे चल के कभी भी कोई फेसअप नहीं होगा और आगे चल के इन ऑफिसर्स को कभी भी आमने सामने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस मीटिंग को कब किया जाएगा ये तो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन चाइना की तरफ से अभी अगर पीछे जाने से इनकार किया जाता है तो मे भी ये जो डिसएंगेजमेंट टॉक ये सफल नहीं होगा, क्योंकि हम पीछे जाने वाले नहीं हैं। पर इस बार चाइना की तरफ से अजीब तरीके से बताया जा रहा है कि आगे चल के दोनों आर्मीज के कमांडर्स को कभी भी आपस में आमने सामने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आगे चल के जो डिसएंगेजमेंट होगा उसको धीरे धीरे कर दिया जाएगा, यानी कि धीरे धीरे ट्रूप्स को हटाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी सिर्फ चाइना की तरफ से हॉट स्प्रिंग सेक्टर और गोगरा सेक्टर की बात की गई और अभी चाइना की तरफ से पेट्रोल पॉइंट 10 से लेकर 13 तक जो ब्लॉक करके रखा गया है उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। अगला अपडेट एक छोटी सी अपडेट है जो कि भारत और जापान को लेके है। इंडियन नेवी की तरफ से अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में पोस्ट की गई कुछ इमेजेस के मुताबिक इंडियन नेवी और जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी कि जापानीज नेवी की तरफ से अभी इंडियन ओशन में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। इसका थीम अभी फ्री एंड इंडो पैसिफिक रखा गया है और इसमें जापान की तरफ से जेएस कसीमा और जेएस सितोयुकी पार्टिसिपेट कर रहे थे, जबकि इंडियन नेवी की तरफ से इसमें आईएनएस कुलिस पार्टिसिपेट कर रहा था। वैसे ये कोई बहुत बड़ी नेवल एक्सरसाइज नहीं था, लेकिन पिछले साल भारत और जापान के बीच कई नेवल एक्सरसाइज किए गए थे, जिसमें सितंबर 2020 में जापान और भारत के बीच जिमैक्स 2020 एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, जो कि लगभग 3 दिन तक चला था। फिर इसके बाद मैलवेयर एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया गया था और उसके साथ ही कई बार ऐसा हुआ है जहां पर भारत अलग अलग देशों की नेवीज के साथ पैसेज एक्सरसाइज को भी कंडक्ट कर रहा था और स्पेशली जापान के साथ भी एक्सरसाइज कंडक्ट किए गए थे। और इससे भारत और जापान की नेवीज के बीच आपसी रिलेशन को तो बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन साथ ही चाइना को भी एक तरीके से मैसेज दिया जा सकता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत अकेला नहीं है और भारत का साथ देने के लिए यूनाइटेड स्टेट, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जापान जैसे देश भी मौजूद हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।